हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। कोरोना पर चीन का झूठ फिर बेनकाब हुआ। वुहान में किया गया 36,000 शवों का अंतिम संस्कार। नेपाल नक्शा विवाद। भारत की खातिर अपनी ही पार्टी से भिड़ गई नेपाली महिला सांसद सरिता गिरी। तानाशाह किम जोन ने उनकी बहन ने दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। दक्षिण कोरिया में हड़कंप। आइए देखते हैं सारे न्यूज को विस्तार से। चीन में इस महामारी से कितनी मौतें हुई, ड्रैगन ने जो आंकड़े सामने रखे उस पर दुनिया यकीन नहीं कर पा रही। एक स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान में मौतों की आंकड़े 10 गुना कम करके दिखाए हैं। वुहान में मौतों का सरकारी आंकड़ा 2524 है, मगर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और ओहियो टेस्ट यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि वुहान में जनवरी से मार्च के बीच 36,000 लोगों की जानें जा चुकी। यह स्टडी वुहान के शमशानों के डेटा पर आधारित है। स्टडी के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच वुहान के शमशानों में करीब 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे थे। यह स्टडी पर पब्लिक की गई है और इसका पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। चीन के मुताबिक वुहान में कोरोना का पहला केस जनवरी की शुरुआत में आया, मगर उससे पहले दिसंबर 2019 में ही चीनी मेडिकल फोरम्स पर निमोनिया जैसी बीमारियों की चर्चा शुरू हो चुकी थी। जनवरी खत्म होते होते वुहान के अस्पतालों में कमर टूटने लगी थी। उसके पास 90,000 बेड थे। होटल और स्कूलों में 1 लाख बेड्स का इंतजाम और किया गया, मगर तब तक बीजिंग ने आधिकारिक आंकड़ा सिर्फ 33,000 का दिखाया। 23 मार्च तक चीन ने वुहान के बाकी शहरों से 42,600 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स भेज दिए गए थे। वहाँ 90,000 पहले से मौजूद थे, लेकिन 23 मार्च तक चीन ने सिर्फ 50,000 मामले दिखाए। दोनों यूनिवर्सिटीज ने वुहान के 8 शमशानों में हलचल का डेटा जुटाया। के मुताबिक 25 जनवरी तक इन शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार होने लगे थे। रिसर्च ने सारे डेटा के आधार पर कहा कि फरवरी से पहले ही वुहान में चीन के आधिकारिक आंकड़े से 10 गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। आमतौर पर वुहान में शमशान रोज 4 घंटे चलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90 लाख आबादी वाले शहर में आमतौर पर रोज 136 अंतिम संस्कार होते हैं, मगर जिस स्पीड से वहाँ अंतिम संस्कार हो रहे थे उस हिसाब से दिन में 816 मरीजों का दाह संस्कार हो रहा था। इसके अलावा मोबाइल शमशान अलग से। स्टडी के मुताबिक किसी किसी दिन वुहान में 2100 मौतें तक हुई। रिसर्च ने अर्न की सेल का डेटा भी जुटाया। इसके मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच करीब 36,000 अर्न खरीदी गई। स्टडी कहती है कि सारे सोर्सेज से डेटा जुटाने के बाद यह पता चलता है कि वुहान में 23 मार्च तक करीब 36,000 लोगों की मौतें हुई थी, जो कि आधिकारिक आंकड़े 2524 की 10 गुना से भी ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक चीन में 7 फरवरी तक कोरोना के 3,05,000 से 12 लाख मामले थे। इस वक्त तक 6,800 से 7,200 लोगों की मौतें हो चुकी थी, जबकि चीन के आधिकारिक आंकड़े में 7 फरवरी तक सिर्फ 13,600 इन्फेक्शन और 545 मौतें बताई गई। नेपाल नक्शा विवाद। भारत की खातिर अपनी ही पार्टी से फिर गई नेपाली महिला सांसद सरिता गिरी। भारत के कड़े विरोध के बाद भी नेपाली सांसद के निचले सदन के शनिवार को देश के राजनीतिक नक्शे को संबोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगा दी। नेपाल के संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपू लेक, काला पानी और लिंदियाधुरा इलाकों पर दावा किया गया है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने भले ही इस विधेयक को पास कर दिया हो, लेकिन इस एक सांसद ऐसी भी थी जो शेरनी की तरह से न केवल अपनी पार्टी बल्कि सांसद के अंदर भी भारत विरोधियों से भिड़ गई। जनता समाज पार्टी की सांसद और मधेश नेता सरिता गिरी ने नेपाल सरकार के इस एक तरफा फैसले का सदन के अंदर और जोरदार विरोध किया। प्रतिनिधि सभा में जब शनिवार को इस विधेयक पर चर्चा हुई तब सरिता गिरी को बोलने तक नहीं दिया गया। सदन से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि संसद के अंदर एक महिला का अपमान किया गया और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। सांसद सरिता गिरी ने केपी शर्मा ओली सरकार को चेतावनी दी कि नेपाल में जो बर्ताव उनके साथ हो रहा है उससे देश की हालात बांग्लादेश जैसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अपमान के कारण ही बांग्लादेश का गठन हुआ था। ओली सरकार पर निशाना साधते हुए सरिता गिरी ने कहा कि जब भारतीय भावना में राष्ट्रीयता को मिलाया जाता है और सहमति नहीं रखने वाले पर हमला किया जाता है तो इसका परिणाम राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं होता है। जनता समाजवाद पार्टी की सांसद सरिता गिरी पार्टी की धमकी के बाद भी ओली सरकार के इस तानाशाही भरे फैसले का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि नेपाल सरकार को
को पहले भारत और चीन से नए नक्शा को लेकर बात करनी चाहिए, इसके बाद नक्शा प्रकाशित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल की जनता स्वयं नहीं चाहती है कि नक्शे को लेकर भारत के साथ उनका विवाद बढ़े। सरिता गिरी ने यह भी कहा कि लिपुलेख, काला पानी और लिंधियाधुरा के दावे को लेकर नेपाल सरकार के पास पर्याप्त। सांसद सरिता गिरी ने सरकार की ओर से नए नक्शे को नेपाली संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद उन्हें जनता समाजवादी पार्टी ने उन्हें चेतावनी दी थी। पार्टी ने कहा, सरिता गिरी अपना संशोधन वापस ले, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सरिता संशोधन प्रस्ताव को वापस नहीं लेगी तो वह न केवल अपना सांसद का दर्जा खो देगी बल्कि वह पार्टी की सदस्य भी नहीं रहेगी। सरिता गिरी ने पार्टी की धमकी से बेपरवाह होकर प्रतिनिधि सभा के अंदर नए नक्शे का जमकर विरोध किया। सरिता गिरी के विरोध को देखते हुए उनके माइक को बंद कर दिया गया। बाद में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा ने सरिता गिरी के प्रस्ताव को विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके खारिज कर दिया। इसके बाद सरिता गिरी सदन से बाहर निकली। यही नहीं, पिछले दिनों सरिता गिरी के घर पर जो विरोधियों ने हमला किया था और उसे देश छोड़कर जाने के लिए धमकी भी दी। सरिता गिरी मधेसी समुदाय के हितों की लड़ाई को लेकर साल 2007 में राजनीति में आई थी। उन्हें नेपाली राजनीति की अच्छी समझ है। सरिता गिरी नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी की है। सरिता पर हमेशा से ही यह आरोप लगते रहे हैं कि वह नेपाल के हितों की बजाय भारतीय हितों के बारे में ज्यादा सोचती है। बताया जाता है कि सरिता अभी भारतीय नागरिक है और उनकी शादी एक नेपाली नागरिक से हुई है। ओली सरकार ने 22 मई को इस विधेयक को संसद में सूचीबद्ध कराया था और विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री शिवामाया अम्बे ने 24 मई को इसे सदन में पेश किया था। सदन ने 9 जून को आम सहमति से इस विधेयक के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई थी, जिससे भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नए नक्शे को मंजूर किए जाने का रास्ता साफ हुआ। विधेयक को नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, जहां उसे एक बार फिर इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 2/3 बहुमत है।